नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सांसद आपसे आज इनकम टैक्स बिल पे कुछ अपनी बिंदु रखना चाहता हूँ। आज दुर्भाग्य है कि हमारी सदन में विपक्ष के नेता और अन्य लोगों ने सदन के वेल में आके उपद्रव मचाया, इसलिए आज हमारी इनकम टैक्स की जो एक बहस थी वो स्थगित हो गई। मुझे बोलने का मौका दिया गया था, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जो विचार हैं, अपनी सोच आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली बार तो मैं कहना चाहता हूं कि हालांकि यह विधेयक थोड़ा नीरस लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें किसी का लाभ नहीं है और अधिकांश लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इस विधेयक से हर गांव, हर शहर, हर दुकानदार, हर घर, हर ऐसी व्यक्ति का संबंध है जो कि कुछ न कुछ आर्थिक व्यवस्था में लिप्त है। जैसे कि हर किसान के पास भी इस विधेयक की पहुंचेगी। तो मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विधेयक को लाके एक ऐसी ऊर्जा लाई है जिसमें विकसित भारत भी आगे बढ़ेगा और सबका प्रयास भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने प्रेरित किया है कि हर व्यक्ति आगे बढ़े इस विधेयक के माध्यम से, ताकि आर्थिक प्रगति हो और विकसित भारत का झंडा जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो आगे बढ़े। दोस्तों, इस विधेयक में मैंने 3 प्रस्ताव रखे थे। एक विधेयक कुछ हद तक हमारी आर्थिक सिद्धांतों का संकेत देता है। विधेयक सिर्फ विधेयक नहीं होता है, उससे हमारी सरकार कुछ संकेत देती है और ये संकेत आर्थिक न्याय का संकेत है। दूसरा, इस विधेयक को सरल करने में जनता के साथ एक और साझेदारी होगी, एक और जन भागीदारी होगी। जब जनता किसी भी शासन के विधेयक को समझती हैं, किसी भी लॉ को समझती हैं, तो उससे उनका विश्वास जगता है। इससे अलग जन भागीदारी होगी और उसी जन भागीदारी के भरोसे आने वाले समय में महिला, युवा, किसान सबके साथ मिलकर हम लोग विकसित भारत के झंडे को आगे ले जाएंगे, ये मेरा मानना है। और इसी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस विधेयक को ठीक ठाक पढ़ें। आपको ये भी मालूम करना चाहिए कि आज की तारीख में इस विधेयक का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आज की तारीख में पूरे विश्व में एक आर्थिक भूचाल आ गया है। आर्थिक भूचाल को हम लोग सहने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उसी के साथ साथ विकसित भारत को नई उड़ान देने के लिए हमें स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और कुछ हद तक उद्यमिता का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में विकसित भारत में कोई भी दरार न पड़े। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय इस विधेयक को पारित करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस कमेटी का सदस्य था, जो कि करीब 31 लोगों की कमेटी थी। सब सांसद लोकसभा के थे और उसमें से उसका अध्यक्षता बैजंत पांडा जी कर रहे थे। मैं उस समिति में कई लोगों के साथ मैंने विचार विमर्श किया और उसके साथ साथ हम लोगों ने इस विधेयक को यहाँ पर लाने के लिए निरंतर प्रयास किया और 4 महीने में ही एक रिकॉर्ड कायम करके विधेयक उस समय पारित हुआ जब मेरे हिसाब से इसकी अपेक्षा करी गई थी। दोस्तों, जब मैं बरपार में रहता हूँ, आप जानते हैं गाँव में रहता हूँ, मैं वहां पर सड़क पर चलते हुए किसान से पूछता हूं या वहां के किसी दुकानदार से पूछता हूं और वहां की कोई महिला जो वापस आ रही कॉलेज से उससे पूछता हूं, तो उसके मन में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इस इनकम टैक्स से होता क्या है, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। ये सवाल तो सरल है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न समाज और सरकार के बीच के संबंध को परिदर्शित करता है और मैं समझता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो विधेयक लाया है, इससे बहुत स्पष्टीकरण होगा उस सिद्धांतों का, उन नियमों का, जिससे कि हमारा समाज आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और उस नियम में दोस्तों, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सरल एक सपना है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसका अनुपात है। और उसका भी अगर आप देखेंगे तो उसका जो मूलभूत सिद्धांत हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था। उनका ये मानना था कि आर्थिक रूप से अगर आगे बढ़ना है तो बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी सरकार से ज्यादा खास करके उद्यमी, खास करके किसान, खास करके छोटे जो जिलों के लोग हैं, उनको हमें प्रेरित करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं समझता हूं यह विजन जो हमारा है, एक एक व्यक्ति को उस हनुमान की तरह देखता है जो कि सरकार के जामवंत रूप से आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए हमारे अर्थव्यवस्था में राम राज की अवधारणा आएगी। इसमें हम लोग को काम करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों, इस विधेयक से एक संबंध उजागर होता है किसी भी कर देने वाले का और हमारी सरकार का। संबंध कैसा? संबंध ऐसा भरोसे का, संबंध ऐसा जिसमें हम लोग ये समझ सकें कि आर्थिक न्याय क्या होता है। आर्थिक न्याय की परिभाषा ये होती है कि सरकार आपसे कर लेती है, लेकिन उसके बदले में वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मूलभूत ढांचे लेती है, गरीबों को कुछ उपाय देती है और इसमें एक तरह से साझेदारी होती है। तो कुछ हद तक यह चुनौती है किसी भी कर विधेयक के लिए कि वह उसको सरलता से समझाए और यह इनकम टैक्स बिल इसको आसानी से समझाता है और यह भी परिलक्षित करता है कि कैसे हम लोग भारत के हर व्यक्ति को उजागर करें ताकि वो आगे बढ़े।
तो दोस्तों इसमें जैसा कि दीनदयाल जी ने कहा था, भारत की चित्त को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग हम लोग प्रशस्त कर रहे हैं, इसलिए ये विधेयक बहुत आवश्यक है। दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से हमारी सरकार ने इस 11 साल से कुछ न कुछ आर्थिक प्रगति की है। उस आर्थिक प्रगति को आगे ले जाने के लिए तभी भरोसा हमारे करदाताओं में आया है, कर की अनुपात बढ़ी है। मैं समझता हूं कि जब कर का अनुपात बढ़ता है तो वो एक संकेत देता है, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उस सरकार में जो कर को मांग करती है। तो हमारी सरकार ने, आपको जान की खुशी हो गई, जब हम लोग 2014 में आए थे तो 7 लाख करोड़ का कर था इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। आज की तारीख में वो 20 लाख करोड़ हो गया है। ये संकेत दे रहा है कि आज का जो हमारा नागरिक है वो संतुष्ट है उन तमाम कार्रवाइयों से, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में हमारी अर्थव्यवस्था 11 नंबर पे थी, आज की तारीख में वह अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे है और अगले 3 साल में वह अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे चली जाएगी। इसके पीछे अनेक उपलब्धियां हैं। हमारी सरकार ने हर तरह के काम किए हैं। आपको जान की खुशी होगी कि अगर हम लोग किसी भी चीज में जाएं, चाहे वो आप एम्स की देखिए, एम्स 100% बढ़े हैं, मेडिकल कॉलेज 100% बढ़े हैं, सड़क की संख्या जो मार्ग है 60% बढ़े हैं, हमारी डिजिटल की प्रक्रिया करीब 14-12% हो गई है पूरे देश की प्रक्रिया में। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से महिलाओं को बहुत रियायत मिली है, अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना पड़ता है और ये भी एक जन भागीदारी का उदाहरण है। दोस्तों उसी के साथ साथ हम लोगों ने डिजिटल से काम किया है। डिजिटल के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 3.5 लाख करोड़ का पूरा क्यूमुलेटिव एक तरह से धन हम लोगों ने बचाया है, जो कि पहले चोरी हो रहा करा था। वो कहाँ धन जा रहा था ये इन लोगों को बताना पड़ेगा। इस प्रकार से पिछले 11 साल में जो प्रगति हुई है कर में, उसको आगे बढ़ाने के लिए विधेयक लाया गया है। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कांग्रेस ने 61 के बाद इस विधेयक को परिवर्तित करने के लिए क्यों नहीं प्रयास किया। उसका उत्तर मैं देना चाहता हूं। कांग्रेस उन विधेयक को सरल नहीं करना चाहती है क्योंकि उस विधेयक से उनका लाभ होता है। कोई उलझी हुई संस्था हो और कोई पारदर्शिता ना हो तो उसमें अवश्य कांग्रेस का फायदा होता है और फायदा उन लोगों का होता है जो कि अपने जेब भरने के लिए कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कांग्रेस अविश्वास के पात्र रहे हैं, कांग्रेस में भ्रष्टाचार लिप्त रहे हैं और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है यह इनकम टैक्स बिल। इसको उलझ के इतने ज्यादा उसमें करके इन्होंने अपने जेब को लुप्त किया है और उसी के साथ साथ अपने जेब के साथ मैं समझता हूं इन्होंने एक परिवार को आर्थिक रूप से कैसे आगे बढ़ाएं इसलिए किया है। इसके विरोध में मैं समझता हूं हमारे ये अधिनियम बहुत कारगर रहेगा। एक और बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी भविष्य के लिए परवाह नहीं की है। उनका फिस्कल डेफिसिट जिसे कहते हैं, आर्थिक जो घाटा होता है, वित्तीय घाटा जिसे कहते हैं, वो सरासर बढ़ता रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि 2005 में जब अटल जी की सरकार थी तो हमारा वित्तीय घाटा 4.1% था। उसके बाद बढ़ते 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 लगभग 7% आ गया। बल्कि मैं तो कहता हूं पहली सरकार जो हमारी बनी उसमें इस वित्तीय घाटा को घटाने में ही हम लोग सफल नहीं रहे। आज की तारीख में पिछले 2-3 साल पहले कोविड के बाद 5.6% था, पिछले साल ये 4.8% हुआ है और आने वाले समय में 4.4% हो जाएगा। यह भी हमारी सोच को दर्शाता है कि हम लोग सरकार को छोटा रखें, कारगर रखें, गरीबों को हम लोग अनुदान दें, लेकिन जो सक्षम लोग हैं उसको बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकें। दोस्तों इस प्रकार के राज्य का, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उल्लेख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था। उन्होंने बोला था कि हम लोग को ऐसी संगठन और ऐसे सरकार का निर्माण होना चाहिए जो लोगों की मानवता पे बोझ न पड़े, ऐसा चक्का न चलाया जाए जो अपने नीचे ही दबा दे लोगों को। ऐसा हम लोग को आर्थिक तंत्र बनाना चाहिए जो कि सरल हो, जो लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों इसी से मिला जुला यह तंत्र है। आप पूछेंगे इस तंत्र को लाने में क्या सोच थी। इस तंत्र को लाने में यही सोच थी कि हम लोग सरलता से लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। हम लोग सरकार को आगे बढ़ाएं अवश्य, लेकिन उसी के साथ समाज को भी, निजी सेक्टर को भी आगे बढ़ाएं। हर किसान, हर महिला, हर युवा प्रोत्साहित हो कि मैं भी कुछ काम करूंगा तो मेरा कर ठीक तरह जाएगा, देश के प्रयोग में जाएगा। और इसी के लिए मैं समझता हूं इस विधेयक को लाया गया है। आप जानते हैं कि इस विधेयक को लाने में बहुत परिश्रम लगा है। इस विधेयक से कई ऐसी चीजें हुई जो न भूतो न भविष्यति हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है इसको कार्यान्वित करने के लिए भी हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ये दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन इसमें मुख्यतः विधेयक को सरल करना, उसकी भाषा को सरल करना, उसमें कई ऐसे अनुच्छेद थे जो ओवरलैपिंग थे, पिछले जो विधेयक से उससे भी ओवरलैपिंग थे और उसी के साथ साथ आधुनिकीकरण के लिए भी हम लोग को प्रोत्साहित किया गया था। दोस्तों 3 विषय को मैं उजागर करना चाहता हूं। एक तो टेक्निकल विषय है लेकिन आपको समझाना चाहता हूं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को बदल के हमने उसका नाम टैक्स ईयर कर दिया।
अब आप पूछेंगे टैक्स ईयर और असेसमेंट ईयर में कितना फर्क होगा, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार भी बची रहती है और समाज भी बचा रहता है कि कैसे हम लोग टैक्स फाइलिंग करें। उसकी जो समय सीमा होती है उसमें कई उलझनें होती हैं, इसको ये सुलझाएगा। दूसरी चीज है, कई अनुच्छेद बार बार रिपीट हो रहे थे, उसको हटाने की प्रक्रिया। कई ऐसी चीजें हैं जो अन्य विधेयक से जुड़े थे, उसको जोड़ने की प्रक्रिया, उसको सरल करने की प्रक्रिया। उसमें कई ऐसे अनुच्छेद उसमें आ गए हैं जिससे हम लोगों ने इसको सरल किया है। और तीसरा, हम लोगों ने इसका आधुनिकीकरण इस प्रकार किया है कि फेसलेस हम लोग असेसमेंट कर सकें। आज की तारीख में एआई के माध्यम से भी कई चीजें हो सकती हैं, तो इसमें हम लोग कैसे आधुनिक परिवेश का, आधुनिक डिजिटल इकोनॉमी का भी योग करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये तो रही बातें कैसे हमने इसको सुगम किया है, लेकिन आइए इसमें कैसे विकसित भारत आगे बढ़ेगा, कैसे हम लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकेंगे, कैसे हर व्यक्ति इससे उजागर होगा। और इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मध्य वर्ग पे। मध्य वर्ग, खासकर की उभरता मध्य वर्ग, जो 80 करोड़ लोग हैं, टियर 2 टियर 3 जिले जैसे कि देवरिया है उसमें बसता है। टियर 3 जिला देवरिया, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि साधारण है लेकिन उनमें असाधारण क्षमताएं हैं। इस विधेयक से उनका मार्ग प्रशस्त होगा, उनको सुगमता मिलेगी, उनको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वो आर्थिक व्यवस्था करना चाहते हैं, एसएचजी खड़ा करना चाहते हैं, एफपीओ खड़ा करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं, उद्यमी खड़ा करना चाहते हैं। और इसका मैं थोड़ा सा आपको अमृत प्रयास के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूँ। अमृत प्रयास में आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले कि मैंने देवरिया में 29 मार्च को एक बहुत बड़े प्रयोग का आगाज किया है, जिसमें आने वाले 10 साल में हम लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसमें किसानों का लाभ होगा, मध्य और छोटे वर्गीय जो हमारे उद्यमी हैं उनका लाभ होगा। उसी के साथ साथ कुछ स्कूल कॉलेजेस का हम लोग परिमाण करेंगे, उसी के साथ साथ कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाएंगे। आपने देखा होगा सोनू घाट में जो एयर स्पेस स्टेशन हो रहा है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ मेरी ये सोच है कि वहां पर शहरीकरण का भी हम लोग काम करें, जो नमो नारायणी का काम है उसमें काम करें, कुशीनगर एयरपोर्ट को बनवाने का काम करें। इन सब चीजों में वहां का जो नेतृत्व करता है उसका बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा और आप 23 अगस्त को देखेंगे कि हम लोग अपने क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं इस प्रक्रिया से। इसमें दोस्तों ये बहुत सुगम होगा। उसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है सुभाष जी अपने क्षेत्र में एक कॉलेज खोलना चाहते हैं। कॉलेज खोलने के लिए अनुच्छेद 133 जो कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का, उसको हमने स्पष्ट किया है। उसके स्पष्टीकरण से उनको सुलभता मिलेगी। मुझे मालूम है कि एक उद्यमी यहाँ पर अपैरल जो कि उद्योग लगाना चाहते हैं कपड़े का, उसमें उनको अनुच्छेद 58 से के सुगम होने से बहुत मदद मिलेगी। साकेत जी जो आप जानते हैं एक यहाँ के हमारे वकील हैं, उनको भी इससे पूरे आय उससे बहुत सुगमता मिलेगी। कई महिलाएं हैं जो डिजिटल में काफी प्रयोग करना चाहती हैं, उनको भी यदि इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा तो उनके पास भी कुछ क्रेडिट स्कोर होगा तो आगे चल के उनको भी धन मिल पाएगा। इसी तरह कई ऐसे लोग हैं, मान लीजिए बाहर का कोई उद्योगपति वहां पर आना चाहता है, उसको भी पता चलेगा कि कैसे हम लोग इस उद्योग को वहां पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति एक जामवंत की तरह, जैसे सरकार आगे बढ़ रही है उसी तरह हनुमान की तरह हर उद्योग, हर उद्यमी, हर नागरिक, हर किसान, हर महिला आगे बढ़ रहा है। इसके लिए विधेयक बहुत सिद्ध साबित करेगा। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत कांग्रेस सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस सरकार बची रही इस चीजों में बहुत सालों तक, 50 दशकों तक इन्होंने इस बिल को पारित करने में अवरोध किया। और आज भी मैं देख रहा था कि वेल में आके इसका अवरोध किया है। और उसका कारण यह है कि जब बिल उलझा रहेगा तो उनकी दाल गलेगी, उनके जो जेब में पैसा आ रहा है वो कम नहीं होगा, ज्यादा बढ़ेगा। करप्शन के माहिर हैं, इसको आगे ले जाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की प्रक्रिया की है। एक और चीज जो की है, उन्होंने कभी दूरगामी सोच पे नहीं देखा है। उन्होंने हर समय वित्तीय स्तर पे अपने समय पे जो खर्चा करना था वो किया, लेकिन भविष्य के लिए कभी नहीं सोचा। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से फिलोसोफर है, उनका नाम है जॉन रॉल्स। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी समाज का दूरगामी इंटरजेनरेशनल कर्तव्य होता है कि आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाए। इसी इंटरजेनरेशनल कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 25 वर्ष की एक योजना बनाई है जिसका नाम है विकसित भारत। और ये इंटरजेनरेशनल जब तक हम लोग आगे की तरफ नहीं देखेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनको पुनः साधुवाद देता हूं इसके बारे में। लेकिन उसी के साथ साथ मैं एक और बात रखना चाहता हूं कि हम लोग को आगे के साथ साथ पीछे भी देखना पड़ेगा। और मेरा यह प्रस्ताव है कि पीछे देखेंगे तो पूर्वांचल में जो असंख्य ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च निछावर किया, उसके बदौलत उनको भी हम लोग को याद करना पड़ेगा। आपको जान की खुशी होगी कि मैंने 3 दिन पहले निर्मला जी से इसके बारे में बात की थी। इसको भी मैं विधेयक में लाना चाहता हूं किसी न किसी तरह से, कि हम लोग कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को उत्साहित करें कि ऐसे जगह जैसे पूर्वांचल के 10 जिले हैं देवरिया के आसपास, देवरिया जिला है, जहां पर अमृत प्रयास के लिए वह कुछ अनुदान दे।
इसको मैंने क्रांतिकारी क्षेत्र सम्मान निधि के माध्यम से कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाया है। भगवान की कृपा होगी तो इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ताकि विधेयक में जो भी नवयुवक पीछे देख रहा है तो उसको मालूम है कि जो क्रांतिकारी लोग आगे के लिए काम किए हैं उसी प्रकार का क्रांतिकारी वह आज बन सकता है, ताकि आने वाले समय में वो भी एक आर्थिक क्रांति का हिस्सा बन सके। तो दोस्तों, बहुत आवश्यक है कि आप लोग इस क्रांतिकारी का हिस्सा बने और इस विधेयक से इस क्रांति को एक नई आवाज मिलेगी, विकसित भारत को नई आवाज मिलेगी। और यह एक दूरगामी क्रांति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा, प्रतिबद्धता और उनकी दूरगामी सोच जो आर्थिक विषयों पर है उसको चरितार्थ करती है, जिससे मैं पूरी तरह जुड़ा हूँ। और इसी के साथ साथ योगी जी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी चरितार्थ करती है, जिससे कि मैं और अमृत प्रयास पूरी तरह जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इसके विरोध में कांग्रेस ने हर समय अपना उल्लू सीधा किया है, त्वरित गति में त्वरित चीजें आज की तरह काम किया है, कभी भविष्य के लिए काम नहीं किया है, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया है। इसके विरोध में यह बिल उनको भी चेतावनी देता है कि आप लोग भी आर्थिक मसलों में अपने आप को सुलझा के रखिए। अंत में दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि कर प्रणाली सिर्फ कर लेने का एक औजार नहीं है। कर प्रणाली समाज में आर्थिक विश्वास बढ़ाने का एक प्रकल्प है, और इसमें यदि हम सब मिलकर भागीदार बने तो मुझे ऐसा लगता है हमारे भी कर्तव्य एक सैनिक का होगा, एक आर्थिक सैनिक का होगा, एक आर्थिक न्याय को दिलाने वाले सैनिक का होगा। ये सिर्फ सरकार का मसला नहीं, समाज का मसला है, निजी क्षेत्र का मसला है, हम सब का मसला है, खास करके देवरिया संसदीय क्षेत्र में हमारा मसला है। तो आइए दोस्तों, मिलजुल के जैसा कि सिंदूर में हमारे जवानों ने हमारी रक्षा करी, उसी तरह हम लोग आर्थिक रूप से अपने देश की, भारत माता की रक्षा करें। ऐसा नहीं कि कुछ पूंजीपति अपना उल्लू सीधा करने के लिए बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, हम लोग हर जिले में काम करें, ताकि हमारी भारत माता सिंचित हो उन नौजवानों की ऊर्जा से जो हर जिले में, हर गांव में, मेरे जिले में उपस्थित हैं। अंत में दोस्तों, आइए हम लोग भी आर्थिक सैनिक बने। जैसा कि सिंदूर में प्रहार हुआ था हम लोग ने आतंकियों पे, उसी प्रकार गरीबी पे प्रहार करें, बेरोजगारी पे प्रहार करें, असहजता पे प्रहार करें। हम लोग आर्थिक रूप से अपने देश को विकसित भारत की ओर ले जाएं। इस संदर्भ में दिनकर की एक बहुत बड़ी प्रिय कविता है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 15 अगस्त का भी दिन आने वाला है। हम लोग तिरंगा यात्रा में, तिरंगा उत्सव में अपने आप को भागीदार समझें, और उसी के साथ साथ हर व्यक्ति ये गाए, सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नख तमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।